नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में कफ सिरप मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कफ सिरप माफिया असल में किसके हैं और स्पष्ट किया जाए कि ये सभी भाजपा से जुड़े लोग हैं। उन्होंने इस मामले में हुई हत्याओं और बच्चों की मौतों को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मासूम बच्चों की जान से खेला जा रहा है और ऐसे घातक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर बुलडोजर किसके लिए है और इन माफियाओं पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा, जिससे प्रशासन की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहाँ का कानपुर का लोकल इशू है, कोई अगर आना चाहेगा तो उसको क्यों नहीं लेंगे हम लोग। जब बीजेपी में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं तो हम क्या करें। अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहाँ इनका बुलडोजर है? वो कोई वहाँ का कानपुर का लोकल इशू है, कोई अगर आना चाहेगा तो उसको क्यों नहीं लेंगे हम लोग। जब बीजेपी में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं तो हम क्या करें। अभी जो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने बोला कफ सिरप जो माफिया है वो सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने और बच्चे की मौत पर दुख जताया है और आक्रोश व्यक्त किया है और सीधा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि बुलडोज़र किसके लिए हैं, क्यों सिरप माफिया के जो लोग हैं उन पर ये बुलडोज़र नहीं चल रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आर.ए. उस्मानी जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया है कि जो कफ सिरप माफिया है वो सीधे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उस्मानी जी? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं और जो लोग प्रकाश में आ रहे हैं जी, और जो लोग दुबई भाग गए हैं, उनका सबका संबंध बीजेपी से है। तो उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कहा है। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार यही सब सिंडिकेट चल रहे हैं। लगातार जो है जितने काले कारनामे हैं, काले गोरख धंधे, वो सब ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उस्मानी जी, कोई सबूत है? हवा में बातें हैं सब। सबूत तो आप टीवी चैनल खोलिए, उस पर सबूत सब चल रहे हैं, देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। टीवी चैनल खोलिए जी, इंडिया न्यूज खोलिए, भारत समाचार खोलिए, तमाम न्यूज चैनल जो है वो तो पूरी न्यूज दे रहे हैं कि कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है। सारा कुछ उसमें आ रहा है, उनके फेस आ रहे हैं, चेहरे आ रहे हैं, वो सब बैठे हैं। लगातार जो है गाड़ियों के नंबर आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, कौन गाड़ी में पकड़े गए हैं वो भी आ रही है, कौन भाग गया है दुबई ये भी आ रहा है, किसका संबंध किससे ताल्लुक है। आप ये बताइए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और बहुत तेजी से जो है सरकार में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। लेकिन जो गरीब मजलूम लोग हैं, जिनकी हत्याओं के जिम्मेदार लोग हैं, जो कोडीन एक सिरप जो नशीली दवा है और उसको इतने बड़े पैमाने पे जिसको बैन कर दिया गया, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर जो है उसकी खपत कराई गई, करोड़ का व्यापार किया गया, 100 करोड़ का लगभग जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है सिंडिकेट है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है तो सिंडिकेट को तोड़ना होगा। जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये जनता माफ नहीं करेगी इनको। उस्मानी जी, जनता माफ कर देगी तो भगवान माफ नहीं करेगा जी। उस्मानी जी, अखिलेश यादव ने इन तमाम लोगों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग भी की है जी। तो बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर नीति चल रही है, हम तो बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं जी।
मान लिया किसी घर में एक अपराधी है, तो उस घर में रहने वाले जो दर्जनों लोग हैं वो सब तो अपराधी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो नाबालिग बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तो अपराधी नहीं है। उनको उनके मौलिक अधिकार से आप कैसे वंचित करेंगे? इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपने जो ये बस्तियां उजाड़ी है, हजारों हजार मकानों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया है, ये तुमको माफ नहीं करेगा भगवान, क्योंकि तुमने लोगों के घरों की छतें छीन ली है, उनका आश्रय छीन लिया है, उनको आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया जी। तो इस नीति के ऊपर अभी जो आपके सीजीआई ऑफ इंडिया अभी जो रिटायर हुए हैं जी, उनका देखिए आप बयान आया है, उन्होंने अपने जजमेंट में भी लिखा और कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ लगाई है। लेकिन ये नाकारा लोग जो हैं, जिनको ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना हाई कोर्ट का डर है, ना कानून का डर है, वो अपना डंडा चला रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं करा रहे हैं, सिरप पिला के हत्याएं करा रहे हैं, निर्दोष लोगों के घरों को के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक अपराधी है, सपोज के लिए एक अपराधी है जी, तो उसके माँ बाप तो अपराधी नहीं है, उसके नाबालिग बच्चे तो अपराधी नहीं है, उसकी बीबी तो अपराधी नहीं है जी। आप उनको बेघर कर रहे हो, उनके पूरे घर का जो गृहस्थी का सामान है उसको भी आप चकनाचूर किए दे रहे हो। ये कौन सा कानून है, कौन सा न्याय है जी? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए ये कौन सा न्याय है? क्या आप इस न्याय के सिद्धांत पे हम आपको जज की कुर्सी पे बैठा देते हैं? आप बताइए क्या ये सही है जी? उस्मानी जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप बीजेपी पर, उनका साफ तौर पे कहना है ये कफ माफिया हैं, ये बीजेपी से इनके तार जुड़े हुए हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसआईआर को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर पूरी कोर कसर छोड़ दी और भ्रम फैलाने की कोशिश की। संबित पात्रा ने बताया कि अखिलेश ने कहा था कि एसआईआर लागू होने पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर के बारे में सही जानकारी लेना जरूरी है और अखिलेश यादव को इस विषय पर राजनीति करने से पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि एसआईआर लागू होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनावों से पहले ही हार मान लेते हैं और इसका उदाहरण बिहार में देखा गया है। उनके बयानों का साथ ही आज अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर। और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी, एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी, एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा, किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी जी और किस प्रकार राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक एसआईआर 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 करते रहे और उसका नतीजा क्या रहा आप सबने देखा है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था। खबर हल्द्वानी से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में आतंकी उमर का उत्तराखंड से कनेक्शन सामने आया है। कॉल डिटेल की जांच के दौरान हल्द्वानी के भनबुलपुरा क्षेत्र से संदिग्ध लिंक मिले, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल टीम ने वहां दबिश दी। इस कार्रवाई में स्थानीय बिलाली मस्जिद के मौलाना और मोहम्मद आसिम कस्मी को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार ये कदम आतंकी नेटवर्क और उनके स्थानीय सहयोगियों की जानकारी जुटाने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली में ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन की रिमांड 10 दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। इस अवधि में सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच और पूछताछ जारी रखेगी। कोर्ट का यह फैसला जांच को और प्रभावी बनाने और मामले में सभी सबूत इकट्ठा करने के उद्देश्य से लिया गया है। आरोपियों ने रिमांड की बढ़ने से एजेंसियों को आतंकवादी नेटवर्क और उनके संभावित सहयोगियों के बारे में और जानकारी जुटाने का मौका मिलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर फैसला सुनाने की प्रक्रिया को टाल दिया है। अब अदालत 16 दिसंबर को अपना अंतिम आदेश सुनाएगी। इस मामले में कांग्रेस ने तर्क दिया कि ईडी की जांच राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई का हिस्सा है। चार्जशीट में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी पीएमएलए के तहत आरोपी किया गया है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। एजेंसी का दावा है कि यह साजिश महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम कंपनी के माध्यम से अंजाम दी गई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की मुख्य हिस्सेदारी है। अदालत ने पहले 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए ईडी से कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे थे ताकि मामले की जांच और अधिक स्पष्ट रूप से हो सके। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक पूरी होने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। इस दौरान राजनीतिक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श भी हुआ। तमिलनाडु के कुड्डालोर में चक्रवात दितवा के कारण मौसम काफ़ी बिगड़ गया है। इस चक्रवात के प्रभाव से क्षेत्र में तेज़ हवाओं के साथ लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। किसानों के खेत, सड़कें और जल निकासी के रास्ते प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और बचाव के उपाय तेज़ कर दिए हैं। स्थानीय लोग सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भारत की दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% बढ़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश और विशेषकर प्रदेश के लिए खुशी की बात है। उनका कहना था कि जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो इससे जीवन के कई अन्य पहलू भी सुधरते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, निर्यात और निवेश में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सुधार को भी आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर देखा और कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने से अन्य क्षेत्रों में भी सुधार और स्थिरता आती है। ऐसा है, उत्तर प्रदेश तो मिड टर्म में आप ये समझिए कि चुनाव जो हमारी नीति आयोग है उसने तो हमसे ज़्यादा उम्मीद की है और हमारा आज की जीएसडीपी जो है वो वास्तव में सही माने में जो हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ते हुए सबसे बड़ा पैमाना वही है कि हमारी जीएसडीपी बढ़े प्रदेश की, और ये लगातार बढ़ रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सारी स्थितियां मजबूत रहती हैं। ऐसा दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव और मतगणना के अवसर पर ड्यूटी पर तैनात हजारों कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। दिल्ली मेट्रो ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदान और मतगणना के दिन कोई भी पोलिंग पार्टी समय पर अपने बूथ तक पहुंचने में समस्या का सामना ना करे। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने प्रेस रिलीज में बताया कि 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के दिन सभी लाइनों की पहली मेट्रो सुबह 4 बजे से अपने टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी।
इन दोनों दिनों में सुबह 4 से 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट में चलती रहेगी ताकि पोलिंग स्टाफ और अन्य आवश्यक कर्मियों को समय पर मतदान केंद्र पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। सुबह 6 बजे के बाद शेड्यूल सामान्य रहेगा और आखिरी मेट्रो रात 11:30 बजे तक चलेगी, जो सामान्य समय से आधा घंटा ज़्यादा है। इस व्यवस्था से उन समस्याओं का समाधान हो गया जो पिछले चुनावों में भारी इलाकों जैसे रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी और विकासपुरी में पोलिंग पार्टियों को सामना करना पड़ता था। पहले सुबह जल्दी मेट्रो ना मिलने के कारण बूथ सेटअप में देरी हो जाती थी। इस बार चुनाव आयोग से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने विशेष रूप से सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से न केवल पोलिंग स्टाफ बल्कि मीडियाकर्मी और सुबह जल्दी वोट डालने वाले नागरिक भी लाभान्वित होंगे। अब मतदान और मतगणना के दिन दिल्ली मेट्रो समय पर सभी को अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी के कई क्षेत्रों में 29 नवंबर को AQI 369 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बहुत खराब और गंभीर के बीच बनी हुई है और एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी ये स्थिति बिगड़ते रहने की संभावना में है। भले ही कई एंटी पोल्यूशन उपाय लागू किए गए हैं, इस गंभीर समस्या को देखते हुए पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे में प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। बेदी ने अनुरोध किया कि PM मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और उससे जुड़ी समस्याओं पर बात करें ताकि पूरे देश में जागरूकता फैलाई जा सके। बेदी ने कहा कि उन्होंने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की तेज़ रफ्तार को करीब से देखा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री चुनौतियों का समयबद्ध हल निकालते हैं और अपने निर्देशों से टीम को प्रेरित करते हैं। बेदी ने पुनः अनुरोध करते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस गंभीर मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने में मदद करेंगे, जिससे राजधानी और देशवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।